स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ट्रंप और पुतिन में दोस्ती होने जा रही है तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि रूस और अमेरिका में दोस्ती होने जा रही है तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? बेशक नहीं करेंगे। कई अमेरिकियों को भी इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का हर एक कदम इसी ओर इशारा कर रहा है कि वो रूस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, यूरोप के साथ सारे रिलेशंस खत्म कर लेना चाहते हैं। क्या है डोनाल्ड ट्रंप की मंशा जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है? व्हाइट हाउस में ट्रंप जेलेंस्की की 10 मिनट की बहस क्या हुई? पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदलती नजर आ रही है। यूक्रेन के साथ यूरोप पूरी मजबूती के साथ खड़ा है तो यह आशंका भी जताई जा रही है कि अमेरिका अपना पाला बदलने वाला है, वो रूस के नजदीक जा रहा है, जिससे पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि ऐसा हुआ तो यूरोप के लिए खतरे की घंटी होगी। फिलहाल रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए, यूक्रेन को मदद जारी रखने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस समेत 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और तुर्की के विदेश मंत्री, नेटो के महासचिव, यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट डिफेंस समिट में शामिल हुए हैं, जिसमें ब्रिटेन ने युद्ध रोकने के लिए 4 स्टेप प्लान का ऐलान किया है। जिसके बाद कई एक्सपर्ट तो यह भी कह रहे हैं कि अगर इस प्लान में अमेरिका शामिल नहीं हुआ तो जंग खत्म होने के बजाय और ज्यादा भड़केगी। एक तरफ जहां अमेरिका ने यूक्रेन की मदद से हाथ खींच लिए हैं तो वहीं ब्रिटेन ने बड़ा ऐलान कर दिया। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने यूक्रेन को 14,000 करोड़ रुपए देने की बात कही है, जिससे यूक्रेन 5,000 एयर डिफेंस मिसाइल खरीदेगा। ट्रंप के साथ जेलेंस्की की तीखी बहस के बाद ब्रिटेन की अगुवाई में जिस तरह से फैसले हो रहे हैं, उसके बाद दुनिया में एक मैसेज जा रहा है कि ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर एक नया ग्रुप बना रहे हैं। ब्रिटेन का ये रुख न सिर्फ यूरोप बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी बहुत डीप इंपैक्ट कर रहा है, गहरा असर डाल रहा है। लेकिन ये ब्रिटेन का 4 स्टेप प्लान क्या है और कैसे जंग खत्म होगी या जंग और ज्यादा भड़क जाएगी? ब्रिटेन ने रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए जिस 4 स्टेप प्लान का ऐलान किया है उसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। स्टेप 1, यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखना, रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना। स्टेप 2, स्थायी शांति के लिए यूक्रेन की संप्रभुता सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसी भी शांति वार्ता में यूक्रेन को उपस्थित होना चाहिए, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्टेप 3, शांति समझौते की स्थिति में यूक्रेन की रक्षात्मक क्षमता को बढ़ाया जाना, भविष्य के आक्रमण को रोकने के लिए और ज्यादा सुरक्षा मुहैया करवाना। स्टेप 4, समझौते की रक्षा और शांति की गारंटी के लिए गठबंधन बनाना। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने बड़ा ऐलान किया है, नेटो की तर्ज पर संगठन बनाएगा यूरोप। बता दें आपको कि संगठन का नाम कोलिशन ऑफ विलिंग दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने बड़ा ऐलान किया है, नेटो की तर्ज पर संगठन बनाएगा यूरोप। संगठन का नाम कोलिशन ऑफ विलिंग है। ब्रिटेन और फ्रांस कोलिशन ऑफ विलिंग को लीड करेंगे। संगठन का पहला लक्ष्य होगा यूक्रेन की सुरक्षा। यूक्रेन के अंदर जाकर दुश्मन के खिलाफ जंग भी यह संगठन लड़ेगा। तो क्या नेटो के अलावा कोई और गुट अब दुनिया में बनने जा रहा है? कोई और रक्षा गुट बनने जा रहा है जिसमें अमेरिका नहीं होगा? वैसे भी अमेरिका ने इस गुट से निकलने की योजना बना ली। कोलिशन ऑफ विलिंग ब्रिटेन तैयार कर रहा है, जिसमें तमाम यूरोपीय देश शामिल होते हुए दिख रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि कनाडा अपने सैनिकों को यूक्रेन में रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भेज सकता है, जिसे लेकर कनाडा सरकार में विचार विमर्श चल रहा है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो लंदन में हुई डिफेंस समिट की बैठक में हिस्सा लेने गए थे। यूक्रेन सैनिक भेजने का फैसला कनाडा तब लेने जा रहा है जब ट्रंप कनाडा पर लगातार सख्त रुख अपनाए हुए हैं। यानी जो फैसले लिए जा रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि फिलहाल युद्ध तो खत्म नहीं होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करीब 40 घंटे बाद अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले हैं। इसे लेकर भी कयासों का दौर शुरू हो गया है। कहा जा रहा है यूक्रेन और यूरोप को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, कुछ ऐसे फैसले भी ले सकते हैं जो यूरोपीय देशों को, नेटो को पसंद ना आए। क्या फैसला हो सकता है? फैसला हो सकता है कि भाई नेटो से बाहर आ सकते हैं, यूरोपीय देशों की मदद पर रोक लगा सकते हैं, रूस के साथ मिनरल डील पर बात कर सकते हैं, यूक्रेन से 20,000 सैनिक और हथियार की वापसी का ऐलान कर सकते हैं, यूक्रेन से $350 बिलियन की मांग भी वो रख सकते हैं जो अभी तक अमेरिका ने दी है।
वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूक्रेन से अपने 20,000 सैनिकों को वापस बुला सकता है। यूरोप में अमेरिका के कमांड और कंट्रोल बेस हैं, उन्हें भी शिफ्ट किया जा सकता है। अगर ट्रंप ने नेटो से बाहर होने का ऐलान किया तो नेटो के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। यूरोपीय देशों की मदद रोक दी तो यूरोप में आर्थिक संकट आ सकता है। इन सब के बीच अमेरिका रूस के रिश्ते मजबूत होंगे, जिसके बाद यूरोप कमजोर होगा और रूस हमले और तेज करेगा। जिसके बाद युद्ध सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, इसमें पूरा यूरोप कूदेगा। और कौन किस पर भारी पड़ेगा वो भी आप कंपैरिजन के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। रूस के पास 15 लाख सक्रिय सैनिक हैं और पूरे यूरोप में 14 लाख सक्रिय सैनिक हैं। रूस के पास 17 लाख रिजर्व सैनिक हैं, पूरे यूरोप में 25 लाख रिजर्व सैनिक हैं। रूस के पास 15,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं तो ब्रिटेन फ्रांस के पास 450 परमाणु हथियार हैं। रूस के पास 15,400 टैंक हैं तो यूरोप के पास 6,700 टैंक हैं। रूस के पास 5,972 सेल्फ प्रोपेल्ड गन, यूरोप के पास 2,300 सेल्फ प्रोपेल्ड गन है। रूस के पास 3,793 MLRS है तो यूरोप के पास 1,070 MLRS है, यानी कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। रूस के पास 60 सबमरीन है तो पूरे यूरोप के पास 61 सबमरीन है। रूस के पास 4 फ्रिगेट है, पूरे यूरोप के पास 21 फ्रिगेट है। यानी अगर यूएस ने हाथ खींचा तो विध्वंस बहुत बड़ा होगा। यूरोप को भी पता है, जेलेंस्की को भी पता है, इसलिए वो बार बार अमेरिका से मिनरल डील करने की बात दोहरा रहे हैं। एक बार फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके डील की बात दोहराई है। आपको सुनवाते हैं यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष ने क्या कहा है। हम अमेरिका की अहमियत को समझते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरा जब हमने अमेरिका का एहसान ना माना हो। हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि शांति के लिए सुरक्षा गारंटी जरूरी है। ये पूरे यूरोप की स्थिति है। तो सवाल सीधा सा है कि ब्रिटेन का 4 स्टेप प्लान और ब्रिटेन में जो मीटिंग चल रही है, इससे जंग खत्म होगी या जंग और ज्यादा भड़क जाएगी। जेलेंस्की पर यूरोप की प्रतिक्रिया, ट्रंप लेंगे अब अपना फैसला। यूएस ने अगर हाथ खींचा तो क्या रूस वर्सेस यूरोप की जंग शुरू हो जाएगी। बातचीत करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल AK सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल संजय मेश्राम डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल VK दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट और संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा हमारे जो मेहमान हैं संजय मेश्राम सर और बाकी डिफेंस से जुड़े मेहमानों का, उसके बाद संजय जी मैं आपके पास आता हूं। मेश्राम सर, अगर हम आसान भाषा में इसे समझने की कोशिश करें, डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं, अमेरिका क्या करना चाह रहा है, क्या अमेरिका रूस की दोस्ती होने वाली है? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है विवेक। मेरे को लगता है अभी तक जितना भी ये समय हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का, आज की तारीख में यूरोप को उन्होंने मतलब अलग स्थल पे कर दिया है। अरब वर्ल्ड उनसे नाराज है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज उनसे नाराज है, मैक्सिको वगैरह। और साथ में अगर देखा जाए खुश हुए हैं कौन? सिर्फ प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। और उन्होंने शपथ लेने के दिन बोला था मैं ये दोनों वॉर्स को तुरंत खत्म करूंगा। दोनों वॉर खत्म होते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। और मैं, जैसे आपने अभी बोला, मैं बिल्कुल सहमत हूं, ये लड़ाई अभी और चलेगी। मेरे को लगता है कि यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई अब काफी लंबी चलेगी, क्योंकि इसका भी हल नहीं निकल रहा है, कंफ्यूजन चल रहा है। आज की तारीख में पीस सब चाहते हैं, चाहे रशिया हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, सब पीस चाहते हैं, लेकिन दिशा एक कन्वर्जेंस नहीं हो रही है। और खासकर ये जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है, जो नेटो अलायंस है, ये तो अभी बिखरता हुआ दिख रहा है। और आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्या एक नया पोल या नया पावर वर्ल्ड में आ रहा है? मेरे को लगता है यूरोप की जो शक्ति है या यूरोप की रिवाइवल हो रही है। और जिस प्रकार ये कल मीटिंग हुई है यहाँ पर लंदन में, तमाम देश जो 19 देश हैं और इसमें कनाडा तक शामिल हुआ है, जबकि वो यूरोप यूनियन का सदस्य नहीं है, वो भी, और टर्की भी था, वो भी सदस्य नहीं है। तो साफ जाहिर है कि ये जो लड़ाई है यूक्रेन वाली, ये सिर्फ यूरोप को इफेक्ट करती है डायरेक्टली। अमेरिका को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन अमेरिका को इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। क्योंकि अगर आज अमेरिका अलग स्थल पे हो जाता है यूरोप से, अरब वर्ल्ड से, और कल अमेरिका के ऊपर कोई अड़चन आती है, आ चुकी है, हमने भी देखा है अफगानिस्तान में ये जो 9/11 हुआ था, फिर क्या यूरोप अमेरिका के साथ कौन खड़ा होगा? तो मेरे को लगता है जिस प्रकार अभी स्थिति चल रही है, और आपने ये प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ट्यूसडे का एड्रेस भी बताया है, मेरे को लगता है अभी जो एक सिस्टम है अमेरिका का,
वो शायद अभी प्रेसिडेंट ट्रंप पे दबाव डालेगा। उनकी अप्रूवल रेटिंग्स काफी डाउन हो रही है, इकोनॉमी भी अभी जो प्राइस राइस है वो बढ़ी रही है। तो हो सकता है जो होम ग्राउंड प्रेशर है और इंस्टीट्यूशंस है, खासकर सेना और जितने भी ये पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे प्रेशर डालेगा, क्योंकि नेटो से अलग होना नुकसान सबसे ज्यादा अमेरिका को ही करेगा लॉन्ग रन के लिए। यस, मैं आपसे सहमत हूं कि यूरोप को नुकसान जरूर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये होगा। और यूरोप आज अपनी शक्ति दिखाने के लिए तैयार है। उसने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, एकता है, ये जो कोएलिशन ऑफ विलिंग फोर्सेस आप बताया वो सब करने वाले हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की मैं बोलूंगा यहाँ कुछ जीत भी हुई है उस लिहाज से, क्योंकि उन्होंने शुरू में बोला था मैं नेटो के खिलाफ नहीं हूं, मेरा सिर्फ एक एम है कि नेटो कंट्रीज अपनी फंडिंग को बढ़ाएं, और वो हो रहा है। तो मेरे को वैसे फाइनली एट द एंड ऑफ द डे लगता है ये नेटो एकजुट होकर रहेगा, प्रेशर टैक्टिक्स चलेगी, और ये जिस प्रकार अभी यूक्रेन में बोल रहे हैं हम इनको सैन्य मदद और आर्थिक मदद देंगे, जाहिर है लड़ाई लंबी चलेगी। सिवाज सर क्या कहेंगे आप, क्या ट्रंप कोई बड़ी गलती कर रहे हैं? हाँ विवेक, बिल्कुल नहीं। देखो सच्चाई ये है कि एम क्या था, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते थे कि ये लड़ाई बंद हो, और लड़ाई जब भी बंद हो सकती है जब कोई बड़ा स्टेप लिया जाए, क्योंकि अगर इस लड़ाई ने बंद होना होता तो ये 3 साल तक इतनी देरी से चलती नहीं। जो फॉर्मूला अभी अमेरिका अपना रहा था जो बाइडेन के अंडर और यूरोप, उससे तो ये लड़ाई चलती जा रही थी, मगर जब तक कोई आप ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ये लड़ाई बंद हो तब तक ये चलती रहेगी। अब जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे कि भाई हम इस लड़ाई को रुका सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला है कि आप हमसे मिनरल डील साइन करें, उसके बाद सीज फायर होगा और उसके बाद दोनों साइडें बैठेगी, यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन जो नेटो है वो भी साथ होगा टेबल पे, और उस तरफ से रूस को बिठा के कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। क्योंकि ये समझना चाहिए अभी यूरोप को और जेलेंस्की को कि उनकी जो सिचुएशन है ग्राउंड पे वो अच्छी नहीं है, क्योंकि सच्चाई यह है कि अगर ये लड़ाई चलती रहती है तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन जो है 18 से 20% अपनी जमीन गुमा चुका है लास्ट 3 साल में, इंक्लूडिंग 2014 में जो उसने क्रीमिया को गुमाया था, और हर रोज उसकी स्थिति कमजोर होती जा रही है। तो ऐसे में अगर ये लड़ाई चलती है लंबी तो सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो एक प्रकार यूक्रेन को होगा। नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के फैसले कर रहे हैं वो समझ से परे हो रहा है। आप नेटो से भी अलग हो रहे हैं, आप यूएन से अलग हो गए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बचे हैं, आप यूनाइटेड नेशन से आपने खुद, माफ कीजिएगा यूएन कह रहा हूं, डब्ल्यूएचओ से आप अलग हो गए। आपने कहा भाई हम डब्ल्यूएचओ को बहुत पैसा देते हैं, हम यूरोपीय देशों को पैसा देते हैं, हम यूक्रेन को पैसा देते हैं। तो ये पैसा बचाने की कवायद है या अमेरिका की एक इमेज जो बनी थी उसको खत्म करने की कवायद है? देखो अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर है वो अपनी एक बिजनेसमैन है, वो अपना फायदा देखेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अगर ये सोचें कि क्या वो इसके अंदर यूरोप का फायदा है या यूक्रेन का फायदा है, वो अपना फायदा देख रहे हैं। वो ये तो सच्चाई है, वो लड़ाई को बंद कराना चाहते हैं क्योंकि लड़ाई चलने से उनको नुकसान है, मगर वो अपने टर्म्स पे इस लड़ाई को बंद कराना चाहते हैं। और पुतिन ने तो अभी अपने कार्ड ओपन ही नहीं किए, इतना आसान नहीं होगा ये लड़ाई का बंद कराना। ये कोई सोच रहा है कि ये लड़ाई इतनी जल्दी बंद हो जाएगी, मुश्किल है। जो 4 स्टेप प्लान बनाई है फ्रांस ने और यूके ने, क्या वो लड़ाई रोकने के लिए है या लड़ाई को चलाने के लिए? अगर आप देखें उसके चारों स्टेप बोलते हैं कि भाई आपने एक प्रकार से मदद करनी है यूक्रेन की, यूक्रेन लड़ता रहे। उसके बाद ये बोला यूक्रेन की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, उसको निगोशिएटिंग टेबल पे, और एक कोलिशन ऑफ विलिंग, मतलब कि हम जो कि मदद कर सकते हैं वो इकट्ठे होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि आज की तारीख में जो जितने भी नेटो कंट्रीज हैं वो साथ इकट्ठी आती नजर आ रही हैं, और यूरोपियन, स्पेशली यूरोपियन की जिस तरीके 17 कंट्री आई, मगर क्या ये अगर नेटो को यूएस को अलग थलग करके देखें, यूरोपियन कंट्रीज को अलग थलग देखें, तो फायदा तो पुतिन का है और नुकसान यूरोप का भी, नुकसान यूएस का भी है। हाँ, अगर यूरोपीय कंट्रीज जो है वो सैंक्शन लगाती हैं अमेरिका पे कि हम आपका सामान भाई साहब नहीं खरीदेंगे, आपके साथ हम आयात निर्यात कम करेंगे, हम बाकी जो दुनिया के एशियाई मुल्क हैं उनसे जाके हम अपना आयात निर्यात बढ़ाएंगे, आपसे सामान नहीं लेंगे, फिर क्या होगा? नहीं, सिर्फ ट्रंप के सोचने से, एक तरफा सोचने से थोड़ी दुनिया में चीजें चलेंगी। सिवाज सर,
बिल्कुल आप उसको सोचो। देखो मैं अभी इसको सुन ले मेरी पहले बात विवेक, जल्दी दे सर, एक हाँ, तरफ दत्ता सर के पास जा मैं रहा हूं। ये कह रहा हूं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई अकेला नाटो कंट्री रूस के साथ नहीं लड़ सकता। अगर अमेरिका हेल्प नहीं करता तो बहुत सिचुएशन खराब हो जाएगी। और नाटो और अमेरिका, नाटो और अमेरिका के बीच में गांठ बांध है। ऐसे मत सोचो कि ये गैप जो है नाटो और अमेरिका के बीच में हो गया है, ये गैप नहीं हुआ है। अभी भी नाटो और अमेरिका इकट्ठे हैं। कहीं ना कहीं जो अगले 40 घंटे में कहा जा रहा है कि नेटो से निकलने का ऐलान कर सकते हैं। नहीं होगा, डोनाल्ड ट्रंप नहीं होगा, नाटो से बाहर नहीं निकलेंगे अमेरिका। और मैं ये जो प्लान है क्यों कर रहा है अमेरिका, उसकी वजह है। उसकी वजह एक ही है कि वो चाहता है कि कहीं ना कहीं रूस जो है वो चीन से अलग हो। वो चाहता है कि रूस जो है वो अपने पलड़े में आए, क्योंकि रूस को वो बड़ा एनिमी नहीं समझता। वो सोचता है कि चीन सबसे बड़ा एडवर्सरी है अमेरिका का। और यही नहीं, वो ये चाहता है कि आने वाले समय में जब अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है आने वाले समय में न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, तो जो रूस है वो ईरान की तरफ ज्यादा झुकाव ना करे। तो ये सारी की सारी जो बंदश हो रही। दूसरी सच्चाई ये है कि जो रूस है, हाँ मैं ये मानता हूं कि रूस को एक ब्रीदर मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर अगर इकोनॉमिक सैंक्शन हटती हैं, अमेरिका को क्या फायदा होगा? देखो अमेरिका को यह फायदा होगा, अमेरिका और रूस के रिलेशन अच्छे होंगे और चीन और रूस के रिलेशन में गैप आएगा। अमेरिका और अश्योर्ड फील करेगा, इंडो पैसिफिक पे अपना ज्यादा ध्यान देगा, चीन को वो आइसोलेट करेगा। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बिहेव करे वो भी क्वेश्चन में है। दत्ता सर के पास जा रहा हूं। पिछले 38 दिन का डेट, एक विवेक इसका लास्ट बता देता हूं कि अब आप ये कह रहे हो कि 40 घंटे में क्या होने वाला, क्या रूस को या आपका फ्रांस और यूके कुछ ऐसी प्लान है जो कि अमेरिका की के सहमति के बगैर है? वो भी मुझे नहीं लगता। ये प्लान बनाने के बाद उन्होंने डिस्कस भी किया है डोनाल्ड ट्रंप से, कहीं ना कहीं टैसिट अंडरस्टैंडिंग डोनाल्ड ट्रंप की भी है। मगर एक चीज समझनी पड़ेगी यूरोप को, यूरोप आज ओवर डिपेंडेंट था अमेरिका पे। उसने अपनी डिफेंस को नहीं तैयार किया, वो अपना पैसा नहीं खर्च करता था। 2% से कम से। सर मुझे एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, पिछले 38 दिन में 5 राष्ट्र प्रमुखों से भिड़े हैं, जॉर्डन के किंग को धमकी दी, अभी यूक्रेन वाला मसला जेलेंस्की वाला आपने देखा ही, भारत के प्रधानमंत्री को टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। ट्रंप ने ब्रिटिश पीएम से पूछा क्या वो अकेले रूस का मुकाबला कर पाएंगे। इसके अलावा ये किस तरह का इंटेंट दिखा रहा है? दत्ता सर से मैं इसका जवाब जानना चाहूंगा। दत्ता सर, क्या इंटेंट लेकर आए इस बार डोनाल्ड ट्रंप? क्या वो ये समझ रहे हैं कि अमेरिका दुनिया को चलाता है इसलिए अमेरिका हर चीज कंट्रोल करेगा? देखिए विवेक, ऐसा है इंटरनेशनल रिलेशंस में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। हर एक देश का अपना नेशनल इंटरेस्ट ये उसके ऊपर मुनासिर करता है कि मेरी रिश्तेदारी या मेरा जो गठ जोड़ है किसी मुल्क के साथ कैसा होगा। और ये एक चेंजिंग पैराडाइम है। अगर आज के दिन में अमेरिका ये समझता है कि मेरी जो फ्यूचर है, मेरा जो फायदा है वो रशिया के साथ जाने के लिए है और इस जंग को खत्म करने के लिए है, तो अमेरिका उस चीज को लेके चलेगा। इसके दो बड़े मुद्दे कारण हैं। अगर मान लीजिए रशिया और यूक्रेन की जंग के कारण एक न्यूक्लियर ट्रिगर पैदा होता है, तो आज के दिन में रशिया के बरखिलाफ खड़ा है कौन? नेटो और अमेरिका नेटो के साथ में। उस हालत में रशिया की जितनी न्यूक्लियर मिसाइल है वो अमेरिका के ऊपर भी दागी जाएंगी और यूरोप के ऊपर भी दागी जाएंगी। अगर आपको याद हो तो बहुत दिन पहले अमेरिका के लोगों ने बोला, व्हाई शुड वी गेट रोस्टेड बिकॉज ऑफ यूक्रेन? हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला हो जाए। तो अगर मैं चाहूं कि भैया अमेरिका को क्यों मैं एक न्यूक्लियर जंग के अंदर झोंकूं, तो मैं चाहूंगा भैया मैं इस जंग से पीछे हटता हूं, मैं सुलह कराता हूं, सीज फायर कराता हूं और मैं अपने देश की सुरक्षा को कायम करता हूं और यकीन करता हूं। अभी जहां तक सवाल हो गया जेलेंस्की का और यूक्रेन का, इसको उकसाया किसने जेलेंस्की को? इसको मेन उकसाने वाला था यूनाइटेड किंगडम और जो बाइडन। इन्होंने इसको उकसा के बोला कि ठीक है तुम भिड़ जाओ रशिया के साथ, हम तुम्हारे साथ हैं और हम आपका तब तक साथ देंगे जब तक आखिरी यूक्रेनियन मारा नहीं जाता। और अभी आप देखिए 3 साल के अंदर क्या हाल हुआ है। पूरे यूक्रेन के अंदर तबाही हो गया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, वहां पे इतनी ज्यादा नुकसान हुआ है जान माल का। उनके पास आज के दिन में फौज में भर्ती करने के लिए नौजवान नहीं मिल रहे, उनको जबरदस्ती इंस्क्रिप्शन किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी ग्रेव सिचुएशन है। अभी जहां तक सवाल रहा कि भैया मैंने $300 बिलियन का मैंने आपको एड दिया,
लोन नहीं था, एड दिया था अमेरिका ने। उसने बोला ठीक है आप मेरे साथ ये मिनरल डील करिए और मैंने जो $300 बिलियन आपको दिया मैं उस एड के माध्यम से उसको रिकवर करूंगा और आपको भी उसका शेयर दूंगा। तो अभी सडनली यूरोप ने देखा कि भाई ये तो डील भी करने लग गया अमेरिका, हमको अलग कर दिया इसने, और इसमें अमेरिका का ज्यादा फायदा हो रहा है और यूरोप का क्या हो रहा है। अब ये मान के चलिए आज के दिन में यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी कहां से आ रही? पहले रूस दे रहा था उनको, अभी अमेरिका के माध्यम से आ रहा है, यहाँ थोड़ा बहुत मिडिल ईस्ट से आ रहा है। अभी पूरे यूरोप के अंदर अगर अमेरिका बंद कर दे और रूस बंद कर दे और यहाँ से मिडिल ईस्ट से ऑयल ना आए तो यूरोप का तो धुआं निकल जाएगा, उनकी इकोनॉमी का बेड़ागर हो जाएगा वैसे ही। और ट्रम्प साहब वैसे ही बोल रहे थे भाई आज के दिन में इसको यूरोप को अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करना पड़ेगा। आप मेरे ऊपर पूरा डिपेंडेंट मत रहें, मैं सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो? आप तो शो विंडो में बैठे हो, रशिया के बगल में आप है, सबसे पहला हमला आपके ऊपर होगा, मेरे बीच में तो फिर भी इतना बड़ा ऑप्शन है। तो ये जो अगर मैं ये मान के चलूं कि एक चीज में तो ट्रम्प सक्सेसफुल हो गए कि यूरोप को यूनाइट किया, यूरोप का डिफेंस बजट बनाने का लोगों ने अभी चर्चा करी कि जितने 17 मुल्क इकट्ठे हुए आज के दिन में, उन्होंने बोला जी हम अपना डिफेंस बजट बनाएंगे। अगर आप यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट की बात सुने, उर्सुला की, उसने क्या बोला? यूरोप मस्ट मेक इट्स ओन डिफेंस पॉलिसी, यूरोप मस्ट हैव इट्स ओन न्यूक्लियर पॉलिसी। हम अपने आप को कैसे बचाएंगे विदाउट अमेरिका? तो यूरोप का अभी वो क्या, दे आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, लेकिन इतना आसान काम नहीं है। यूरोपियन यूनियन के अंदर भी फूट है। लेकिन यूरोपीय कंट्रीज अगर सेल्फ डिपेंडेंट हुए तो इसका सबसे बड़ा नुकसान भी अमेरिका को ही होगा सर। लॉन्ग टर्म में अमेरिका का नुकसान होगा इसमें सर। देखिए ऐसा लॉन्ग टर्म के अंदर हर एक देश अपना अपना फायदा ढूंढता है। आपको याद है कि सैकड़ों बरस तक यूरोप आपस में लड़ रहा था, अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये इकट्ठा हुए, उससे पहले तो सारी जंगें ही होती थी ना यूरोप के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई चीज परमानेंट नहीं होती दुनिया के अंदर, ये डायनामिक चेंज होता रहता है। और आज ये चेंजिंग डायनामिक के अंदर यूरोप को अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। यूरोप के अंदर भी सब इकट्ठे नहीं है, उसके अंदर इटली, अमेरिका ने तो ऐसा चेंज कर दिया कि अभी तक अमेरिका ईस्ट चल रहा था तो अचानक से अमेरिका वेस्ट में चलने लग गया। मतलब तो ऐसा नीतियों में इतना बड़ा 360 डिग्री टर्न जो है वो तो हर किसी को इंपैक्ट करेगा, पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट करेगा। नहीं, यूरोप को अपने पैरों पे फुली खड़ा होने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उनकी डिफेंस इंडस्ट्री इतनी अभी सक्षम नहीं है कि पूरा लोड ले पाए। उनके जितने रिजर्व्स थे वो ऑलरेडी यूक्रेन को दे चुके हैं। अगर कल को जंग शुरू होगी तो अपना प्रोडक्शन कहां से बढ़ाएंगे? अगर मैं लेपर्ड टैंक की बात करूं, यहाँ यूके की बात करूं, यूके तो कभी भी नहीं चाहता था कि रशिया का यूक्रेन के साथ संधि हो जाए, क्योंकि रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन तो यूनाइटेड किंगडम है। वो पहले से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है। आपको याद होगा जब ब्रिटेन यहाँ भारत में था तो उसको ये लगा रहता था कि कहीं रूस अफगानिस्तान के माध्यम से इस तरफ ना आ जाए, और जो बंटवारा भी किया गया भारत और पाकिस्तान का, इन्होंने उस एम को लेके चला कि किसी प्रकार जो गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह है और अफगानिस्तान को हम पाकिस्तान को दे दें और पाकिस्तान को अपने कब्जे में रखें। तो ये बड़ी पुरानी उनकी दुश्मनी है और वो दुश्मनी आज भी निभा रहा है वो। संजीव जी कैसे देखेंगे आप इसे, डोनाल्ड ट्रंप के जो भी मूव हैं, जो भी स्टेप वो ले रहे हैं? देखिए विवेक जी, मैं ये स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि ये जो युद्ध है रशिया और यूक्रेन के बीच का, अब ये बहुत लंबा नहीं चल सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने कल भी आपके चैनल पे हमने ये डिस्कस किया था और मैंने ये कहा था कि ये जो युद्ध है ये महाशक्तियों के बीच में इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जा रहा था और अब महाशक्तियां ये युद्ध नहीं लड़ना चाहती। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसका सबसे बड़ा उसका जो कंट्रीब्यूटर था और वो अब जाहिर है कि वो नहीं लड़ना चाहता। अगर रशिया को भी देखें तो रशिया भी अब युद्ध नहीं लड़ना चाहता, रशिया भी जो है बातचीत करना चाहता है। और अगर पुतिन आज तैयार हुए हैं तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के आने की वजह से तैयार हुए हैं, बल्कि उसकी अपनी जो मजबूरियां हैं और उसकी अपनी जो कंस्ट्रेंट्स हैं, उसको भी, जो उसके डिफेंस रिसोर्सेस बहुत ही ज्यादा उसको लॉसेस हुए हैं और मैन पावर का लॉस हुआ है, उसके सैनिकों ने भी अपनी शहादतें दी हैं। और जाहिर है कि रशिया को अब विदेशी इक्विपमेंट्स के ऊपर, विदेशी सैनिकों के ऊपर आश्रित होना पड़ रहा है। तो ऐसे में रशिया भी युद्ध बहुत लंबा नहीं चला सकता और कोई भी युद्ध अनंत काल तक नहीं चल सकता, अंतहीन इसका सिलसिला नहीं हो सकता। तो ये इस युद्ध को अब रुकना होगा और इस युद्ध को रोकने का समय आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये इनिशिएटिव लिया है
बहुत ही शुभ विचार है, अच्छा विचार है, और इस विचार को पुश किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी चाहिए और अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों को, हमारे अपने देश को भी चाहिए कि ये जो कंप्रहेंसिव कॉम्प्रोमाइज विन विन फॉर्मूला अगर कुछ निकल सकता है तो उसके विचारों को आगे पुश करने की आवश्यकता है, उसको सपोर्ट देने की आवश्यकता है। और राष्ट्रपति ट्रंप का ये जो इनिशिएटिव है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि जो भी डील रशिया के साथ हो वो इस तरीके की हो कि जिसमें कि यूक्रेन को कोई लॉस ऑफ फेस ना हो, यूरोप को कोई लॉस ऑफ फेस ना हो, यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज मिले, यूरोप को सिक्योरिटी गारंटीज मिले। ये बिल्कुल सच है कि यदि रशिया का खतरा कल को बढ़ता है, यदि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को इस तरीके का उनका असेसमेंट रहता है कि हमने तो युद्ध जीत लिया है, तो वो 6 महीने 1 साल के बाद वो जॉर्जिया, मोल्डोवा और अपने पूर्ववर्ती सोवियत रिपब्लिक्स पर हमला कर देंगे, और वो चाइना उधर ताइवान पर हमला कर देगा, इसी तरीके का सो कॉल्ड मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर देगा, ये सोच करके कि इसमें तो हम जैसे यूक्रेन में जीते हैं वैसे यहाँ भी जीत जाएंगे। तो ये पूरी अमेरिका की जो ग्लोबल लीडरशिप है उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये विचार बहुत अच्छा है कि युद्ध को शांत कराना चाहते हैं, लेकिन उस शांत कराने का जो तरीका है उसमें इस तरीके का फॉर्मूला निकालना होगा, ऐसी डील करनी होगी जैसा कि वो कहते हैं कि वो जो है डील ओवर डील उन्होंने पूरे जीवन भर की है। तो एक ऐसी डील की अपेक्षा अवश्य है कि जिसमें कि एक विन विन सिचुएशन सभी के लिए पैदा हो। उनके एलाइज जो हैं वो कहीं कमजोर स्थिति में ना दिखे, अमेरिका कहीं कमजोर स्थिति में ना दिखे, रशिया के ऊपर इस तरीके का दबाव बनाना होगा कि रशिया एक ऐसी डील करने के लिए तैयार हो जिसमें कोई सिक्योरिटी गारंटीज दे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है बहुत जटिल होगी, मैं सिवाज साहब से बिल्कुल सहमत हूँ, ये प्रक्रिया आसान नहीं होने जा रही है। ये जो नेगोशिएशंस हैं अभी ये शुरुआत है इसकी, ये जो स्पैट हुआ, ये जो तू मैं हुई जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में, इसको पब्लिक जो है मीडिया के सामने करने से बचा जा सकता था, अगर बचते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वयं कहा कि वो चाहते हैं कि इस तरीके की डिबेट जो है आगे बढ़े, और उन्होंने मीडिया को इसलिए नहीं हटाया क्योंकि वो चाहते थे कि अमेरिका की जनता भी देखे। इसमें दो चीज है, पहला तो ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई यूक्रेन जो है क्रिटिकल मिनरल डील नहीं करना चाहता है, जेलेंस्की इससे बच रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की बार बार आके कहते हैं कि हम ये डील करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि होनी चाहिए। निसंदेह देखिए, यूक्रेन की सुरक्षा सर्वोपरि होनी ही चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रपति जेलेंस्की का सिर्फ प्रश्न नहीं है विवेक जी, ये पूरी यूक्रेन की जनता का प्रश्न है। और यूक्रेन के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ हुआ था। जर्मनी के अंदर एक ऐसी भावना पैदा हो गई थी, हीन भावना पैदा हो गई थी, जिसकी की वजह से हिटलर जैसा एक नेता वहां पैदा हुआ, लोगों ने उसको सपोर्ट कर दिया। कल को ऐसा भी हो सकता है कि यदि यूक्रेन को एक हार का सामना करना पड़ेगा तो यूक्रेन में जेलेंस्की के जगह पे कोई ऐसा एक्सट्रीमिस्ट जो है एक्सट्रीमिस्ट आइडिया वाला कोई नेता पैदा हो जाएगा जो कि पूरे यूरोप के लिए संकट पैदा कर देगा। तो ऐसे में पिछले इतिहास को भी ध्यान में रखते हुए और 2 विश्व युद्धों के इतिहास को ध्यान में रखते हुए इस बात को इंश्योर करना होगा कि सभी के साथ एक विन विन फार्मूला इजाद करना होगा, विन विन सोल्यूशन निकालना होगा। क्योंकि किसी के साथ अगर हार जैसा एक सेंस आता है तो उस राष्ट्र की जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी, और उसका जो रिजेक्शन होगा वो आने वाले समय में बड़े तरीके से सामने आ सकता है। तो ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बहुत ही गंभीर समय है। यूरोप के लिए तो एक क्रॉस रोड्स है, जाहिर है कि उन्होंने कहा, स्टार्मर ने वी आर एट क्रॉस रोड्स, और कोalition ऑफ विलिंग की बात कही है। और एक बात मैं अंत में इसमें ये भी कहूंगा, देखिए जो भी डील हो वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही हो सकती है। अगर आप किसी को कमजोर दिखा करके कि यू आर ऑन द वीकर साइड एंड देन वी विल साइन, यही तो ट्रंप कर रहे हैं बार बार। ट्रंप ने पिछले 38 दिन में जब से वो राष्ट्रपति पद की कमान संभाली है उन्होंने दोबारा, वो दुनिया के हर देश को ये बता रहे हैं कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड का लॉर्ड है और बाकी सारे देश उससे कमजोर हैं, और इसी अंदाज में बातचीत भी हो रही है। आप देखिए 38 दिन में कैसे चीजें सामने आए, चाहे वो जॉर्डन के किंग से बातचीत हो, चाहे वो जेलेंस्की से बातचीत हो, चाहे वो कीर स्टार्मर से बातचीत हो, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या आप यूक्रेन को बचा पाएंगे रशिया के खिलाफ वॉर में। तो मैं इसी इंटेंट को समझने की कोशिश कर रहा हूं। और यही कारण है विवेक जी कि अभी यूरोप बिल्कुल यूनाइटेड दिखाई देता है, और यूरोप के साथ टर्की भी और कनाडा भी वहां पर जाकर इस बैठक में शामिल हुई, क्योंकि वो कहीं से भी अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहते, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को डेवलप करना चाहते हैं। और अगर अमेरिका अलग होता है तो यूरोप अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को स्वयं से डेवलप करेगा। अपना जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को बनाने की बात चल रही है, अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को वहां बनाने की बात चल रही है, और अमेरिका
अगर अपने आप को विड्रॉ करता है तो अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप की सबसे बड़ी हार होगी, लेकिन यूरोप अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपने आप को और अधिक एम्पावर करेगा और एक यूरोपियन नेटो का कंसेप्ट सामने आएगा। तो ये और जिसमें कनाडा भी शामिल होगा और जैसे कि जो भी अगर अमेरिका नहीं भी शामिल होता है जी, तो मिस्टर सर के पास जाता हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस गलतफहमी के शिकार हो गए हैं कि अमेरिका की वजह से ही पूरा वर्ल्ड रन कर रहा है? क्या कोई ऐसी गलतफहमी भी डोनाल्ड ट्रंप के अंदर हो सकती है, या फिर इंटेंट क्या है उनका? मिस्टर सर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को समझना तो बहुत मुश्किल है उनका उनका इंटेंट क्या है। मेरे ख्याल वो खुद को भी नहीं समझते हैं, क्योंकि खुद के स्टेटमेंट्स को वो पलट पार करते हैं। आपने अगर देखा होगा, उन्होंने प्रेसिडेंट जेलेंस्की को विजिट से पहले एक दिन पहले जब एक रिपोर्टर ने पूछा, उन्होंने बोला क्या मैंने ऐसा बोला था? उनके लिए मैंने डिक्टेटर और जोकर तो नहीं बोला था। तो कहने का मतलब है वो खुद को नहीं समझ रहे हैं और वो बहुत ब्रैश डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। देखिए, एक लीडर्स होते हैं, वो स्टेट्समैन होते हैं, वो एक कंट्री को चलाने के लिए कई चीजों का आकलन करते हैं, ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं होता कि बस वो ब्रैश स्टेटमेंट दे दिए। और आपने देखा उन्होंने गाजा के लिए क्या बोला, आज पूरा अरब वर्ल्ड उनके अगेंस्ट हो गया है। फिर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो निकाला जिसमें उसको नाम कर दिया ट्रम्प गाजा, स्टेटमेंट कर दिया मैं कनाडा को ले लूंगा, स्टेटमेंट दे दिया वो गल्फ ऑफ मेक्सिको को चेंज कर दिया उसका नाम, ठीक है वो कर दिया है। ग्रीनलैंड की उनकी मंशा है। तो इस प्रकार जो मैं बोलूंगा, आपने बड़ा अच्छा एक शब्द निकाला, वो लॉर्डशिप तो कोई नहीं है। और 80 साल से 1945 के बाद जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, हर कंट्री मोटे तौर पे स्ट्रेटेजिक अलायंस चल रहे थे। एक सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक अलायंस था वेस्ट, जिसको आमतौर पे नेटो बोलते हैं, और वेस्ट में और भी देश आते हैं। मैं अफगानिस्तान का एग्जांपल इसलिए देता हूँ, वहाँ 52 देश लड़ रहे थे अमेरिका के लिए। अगर अमेरिका इतनी शक्तिशाली देश है, सब कुछ है, ताकतवर मिलिट्री है, तो वो इराक में अकेले क्यों नहीं लड़ा? अफगानिस्तान में उसको 52 देश क्यों चाहिए थे? सवाल ये उठते हैं। दूसरा, जो ये क्वाड वगैरह है, क्या क्वाड की भी फिर तो डाउट हो जाएगा। कल क्वाड जिस प्रकार चल रहा है, साउथ चाइना अगर उनके साथ उनके टक्कर की है, जो वो चाइना से कम्पीट करना चाहते हैं। ब्रिक्स को लेकर क्या बयान दिया? हाँ, ब्रिक्स को लेकर कहा कि खत्म हो गया ब्रिक्स। क्या होता है ब्रिक्स? बिल्कुल, तो कहने का मतलब है वो खुद को नहीं जानते वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, और इसीलिए आप देखिए ये अप्रूवल रेटिंग्स उनकी हर लिहाज से डाउन हो रही हैं। और मेरे को लगता है वो अपना डिबैकल जिसको बोलते हैं ना, अपना वो डाउनफॉल खुद ही करने वाले हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, लीडरशिप में गुण होते हैं। आप हमारे प्रधानमंत्री को देखिए, एक स्टेटेड ग्लोबल लीडर है, मतलब स्टेट्समैन, हर चीज सोच समझ के दिया जाता है। पहली बात, ये जो मीटिंग भी हुई है, ये इतनी सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं, इसमें मीडिया को बुला के और अनशन सवाल हो रहे हैं उनकी ड्रेस के ऊपर, तो ये साफ जाहिर है वो प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है। लेकिन मेरे को लगता है कि ये उनका ये फेलियर है, ये जितनी भी चल रहा है। ग्रीनलैंड के लिए उन्होंने वो दिया है, हो सकता है ग्रीनलैंड में उनका जो मंशा है वो उनका आपका स्टेटमेंट याद होगा कि ग्रीनलैंड वो लेना क्यों चाहते हैं। वो बोलते हैं कि वहां पर चाइना का और रशिया का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर रशिया उनका दोस्त होने वाला है तो फिर क्यों वहां पर ग्रीनलैंड में आप रशिया के इन्फ्लुएंस से घबरा रहे हैं? बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो उनकी मंशा थोड़ी कंफ्यूज है, और मेरे को लगता है, देखिए ये अभी हाइप चल रहा है, नाटो नहीं टूटेगा मेरे को लगता है। अगर टूट गया तो मैं बता रहा हूं कि ये अरब वर्ल्ड को भी मोटिवेशन होगा, और खासकर ये जो हमास फाइटर्स वगैरह है, जिस प्रकार चल रहा है, वो गाजा के खिलाफ कितने स्टेटमेंट दिए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के सॉइल पे कोई टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है। तो मेरे को लगता नहीं है नाटो टूटेगा। ये देखिए, यूरोप ने भी बड़ी अच्छी प्रेशर टैक्टिक्स खेली है। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को बोला अगर आप साथ नहीं है तो हम तो यूनाइट हैं। और काफी ये जो कल इनके ये जो समिट किया है इन लोगों ने, ये समिट करके भी एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स किया है डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर। बिल्कुल, और किंग चार्ल्स को भी कल मुलाकात हुई है, जबकि वो इनवाइटेड नहीं थे। और स्टारमर ने इनको वहां पर जब गए थे यूएस में, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को इनविटेशन कार्ड किया था ये किंग चार्ल्स की तरफ से। तो आप देखिए, वो पहला विजिट तो इन्हीं का हो गया, तो कहने का जेलेंस्की का हो गया। तो कहने का मतलब जेलेंस्की का आज एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन रखे हैं वो यूरोप में और अपने देश में, तो वो एक रैलिंग फिगर हो गए। और कल जिस प्रकार ये मीटिंग हुई है और स्टारमर के जो स्टेटमेंट थे, बहुत सेंसिबल तरीके से जैसे स्टेट्समैन या पॉलिटिशियन को देना चाहिए वो दिए। दूसरा, आज यूरोप में पॉलिटिकल विल भी दिख रही है। मिलिट्री माइट जरूर है, इकोनॉमिक माइट जरूर है, लेकिन इन चीजों में पॉलिटिकल विल दिख रही है। थोड़े एक दो देश हैं, हंगरी है या रोमानिया है, जिनका थोड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। पॉलिटिकल विल दिख रही है। तो कहने का मतलब है ये जो एक स्ट्रेटेजी हुई है। और उन्होंने एक और चीज बहुत अच्छी बोली कि अमेरिका का साथ हमें चाहिए, अमेरिका जरूरी है।
वो इसलिए बोला है क्योंकि उनको भी रियलाइज कराने को प्रेसिडेंट ट्रंप को कि नाटो एक जरूरी है। लेकिन ट्रंप अगर कल या परसों घोषणा करते हैं नाटो से निकल रहे हैं, आप लिख के ले लेगा, अमेरिका आइसोलेशन मोड में चला जाएगा। कल उसकी कोई मदद नहीं करेगा, रशिया भी मदद नहीं करेगा जो सोच रहा है। ये रशिया प्रेसिडेंट पुतिन को याद नहीं है, यही अमेरिका ने इस देश को तोड़ा था जब ये अफगानिस्तान में उन्होंने जिहादीज को सपोर्ट किया था और स्ट्रेंजर मिसाइल और क्या क्या दिया था, यही अमेरिका ने उनको तोड़ा है। तो क्या ये पुतिन उस समय जो केजीबी ऑफिसर थे, इनकी तो मंशा वही है कि जो सोवियत यूनियन एम्पायर है उसको रिगेन करना, इसीलिए इन्होंने ये कैप्चर ये यूक्रेन में हमला किया था, वो उनकी मंशा है। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा लॉस ऑफ फेथ था। एक सोवियत यूनियन इतना पावरफुल एम्पायर था कोल्ड वॉर एरा का, तो उसको तोड़ा किसने? अमेरिका ने तोड़ा है, पूरा हाथ उनका है। तो क्या वो ट्रंप के साथ दोस्ती कर लेंगे और चाइना को अलग स्तर कर देंगे? बिल्कुल नहीं होगा। चाइना तो आज इतना सपोर्ट कर रहा है ये रशिया को, और रशिया का आप देखिए, मैं अलायंसेस की बात कर रहा था, एक नाटो अलायंस जरूर था, दूसरा ये वार्सा पैक्ट था, उसके बाद ये जो यूक्रेन युद्ध हुआ है उसमें चाइना, नॉर्थ कोरिया, सीरिया तो खैर अभी उसके हालात खराब हो गए, ईरान, ये सब साथ दे रहे हैं ये रशिया का। तो कहने का मतलब है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस चाहिए। हर देश भारत जैसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे नहीं चल सकता है, खासकर जो देश इनका वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है वो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस चला रहे हैं। तो आज अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को लगता है कि नाटो से निकल के उनके साथ कोई साथ देगा, मैं बता रहा हूं ना, अमेरिका ये रूस तक साथ नहीं देगा और कोई कंट्री उनका साथ नहीं। बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं, क्या जल्दबाजी में फैसला कर रहे हैं? सिवाज सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सिवाज सर देखो विवेक, अभी मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि ये लड़ाई रुकनी चाहिए। क्या जो फॉर्मूला यूरोप लेके आया उससे लड़ाई रुकेगी? उससे तो लड़ाई रुकने का मतलब ही नहीं है। पहले ये देखते हैं कि रूस क्या चाहता है और यूक्रेन क्या चाहता है। रूस चाहता है दो चीजें। रूस चाहता है कि जो इलाका हमने जीत लिया उसके ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं है, और दूसरा कि एक राइटिंग में दिया जाए कि यूक्रेन नाटो में ज्वाइन नहीं करेगा। यूक्रेन क्या चाहता है? यूक्रेन चाहता है कि जो इलाका हमारा रूस ने ले लिया वो वापस मिलना चाहिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी मेंटेन होनी चाहिए, और दूसरा है सिक्योरिटी गारंटी दी जाए। ये दो मेन मुद्दे दोनों तरफ से हैं। अब पहला क्या था? अभी तो ये एक प्रकार से मिनरल डील थी। ये मिनरल डील तो इसका टॉपिक नहीं था। मिनरल डील तो अमेरिका और एक प्रकार यूक्रेन के अंदर बातचीत थी कि भाई हम अगर आपके पास वहां आके इसको एक्सप्लोर करेंगे तो जो पैसा कमाएंगे, कुछ पैसा हम लेंगे, कुछ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। वहीं पर बात बिगड़ गई, क्योंकि सच्चाई है अगर इसके ऊपर बातचीत होगी तो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि रूस इतनी जल्दी मानने वाला तो नहीं। अगर जो यूक्रेन जो अभी यूरोप का पीस फॉर्मूला है उसमें कहीं ऐसा नहीं नजर आता कि ये लड़ाई रुकेगी। वो इकोनॉमिक सैंक्शन और लगाएंगे रूस पे, हथियार देंगे यूक्रेन को, यूक्रेन लड़ता रहेगा, और यूक्रेन जैसे जैसे लड़ाई लड़ रहा है वो धीरे धीरे लड़ाई हार रहा है। प्रॉब्लम ये है, हमने भी नहीं सोचा था कि यूक्रेन अब हार है। यूक्रेन ने एक ही अच्छा काम किया, उसने कुर्स्क का 1200 स्क्वायर किलोमीटर पकड़ा हुआ और वो अभी भी पकड़ा हुआ है, जबकि 12,000 के करीब नॉर्थ कोरिया के ट्रुप्स आ गए। मगर उसके अलावा जो ईस्ट यूक्रेन में वो धीरे धीरे पीछे जाता जा रहा है। अब सच्चाई ये है कि इस पीस प्लान में जो यूरोप ने दिया है, ये कहां बातचीत हो रही है कि कहीं ये लड़ाई रुके? ये लड़ाई चलती रहेगी। अब देखते हैं क्या ये लड़ाई दोनों पहलू, अगर अमेरिका नहीं होता, क्या ये लड़ाई लड़ी जा सकती है? क्वेश्चन सर, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। अगर मान लीजिए जेलेंस्की ने अमेरिका के प्रेशर में आकर क्रिटिकल मिनरल डील साइन कर दी, तो क्या रूस उन इलाकों को छोड़ देगा जिस पर रूस बैठा हुआ है अभी? बिल्कुल नहीं। या फिर अमेरिका छुड़वा लेगा? बिल्कुल, देखो वही बात मैं कह रहा हूं विवेक, वो तो बहुत आगे, ये दोनों की जो पोजीशन है वो एक्सट्रीम है। इतना आसान नहीं होगा रूस को भी बनाना। और ये बात जेलेंस्की जान रहे हैं। जेलेंस्की जान रहे हैं कि अगर मैंने क्रिटिकल मिनरल डील साइन कर दी तो इससे ये तो तय नहीं हो जाएगा, अमेरिका इस बात की गारंटी नहीं दे देगा कि रूस से उन इलाकों को खाली करा ले जिन इलाकों में रूस बैठा हुआ है। नहीं, वो क्या कह रहा है, लेकिन डील साइन करके वो फंस जाएंगे। देखो वो जो यूक्रेन कह रहा है, एक हमको सिक्योरिटी गारंटी सीज फायर से पहले दो। वो सीज फायर तो अभी होया नहीं, पर वो ठीक कह रहा है। यूक्रेन की ये पॉइंट में दम है। यूक्रेन कहता है सीज फायर हम नहीं मानेंगे, क्योंकि सीज फायर एक मिलिट्री पॉज है
कि सीज फायर के थोड़े दिनों के बाद दोबारा रूस हमला कर देगा, हम सीज फायर तभी मानेंगे जबकि एक प्रकार आप एक सिक्योरिटी गारंटी दे देंगे। अब वो सिक्योरिटी गारंटी मैं ये समझता हूं कि अमेरिका अभी तैयार है नहीं, मगर मेरा पॉइंट ये नहीं है विवेक, मेरा पॉइंट ये है ये लड़ाई जब रुकेगी तो नहीं सर, रुकेगी कैसे? वही तो ये कोई डील बन ही नहीं सकती, और अमेरिका कैसे डील करा देगा सर? बात रशिया और यूक्रेन के जंग की हो रही है, डील रशिया और यूक्रेन के बीच होनी है। अमेरिका अपना फायदा देख रहा है, वो देख रहा है कि कैसे मैं क्रिटिकल मिनरल डील साइन करके इस वॉर से अपना फायदा ले सकता हूं। मेरे को साफ सीधी सी बात है। भारत के लिए अगर टैरिफ बढ़ाने की बात यूएस कर रहा है तो वो पैसा देख रहा है। देखो आप ये दूसरे देशों पर टैरिफ की बात कर रहा है तो सीधा पैसा देख रहा है। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ डॉलर के चश्मे से कोई भी फैसला कर रहे हैं, मुझे तो ये लगता है, और इसके पीछे भी कोई एक मास्टरमाइंड है तो वो एलन मस्क का है जो इस पूरे गेम को खेल रहे हैं। ये ऐसा नहीं लगता, ये जो आप कह रहे हो ना, मैं इसको इस तरीके से नजरिए से देखता हूं विवेक। ये जो अभी मिनरल डील है यूक्रेन में, यूक्रेन के पास पैसा है नहीं, इकोनॉमी डाउन है, इसके जो मिनरल्स हैं अनएक्सप्लोर्ड हैं, ये इतना आसान भी नहीं होगा। ये कहते हैं 5% ही वर्ल्ड के हैं इसके पास, अगर वो होती है तो दोनों देशों को फायदा है। फॉर अ टाइम बीइंग अगर आप उसको ले, सर ये युद्ध कैसे रुकेगा, ये फॉर्मूला बताइए ना सिवाज सर। मैं यही तो बात कर रहा हूं आपको। अगर इस चीज को आप दूर कर दें, आप आ जाएं कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई रुकेगी तो रुकेगी कैसे? ये जो पीस प्लान बनाया है यूरोप ने, उससे तो रुकने वाली नहीं। कि कुछ ना कुछ तो आपको निगोशिएटिंग टेबल पे बैठना पड़ेगा, सीज फायर पहले डिक्लेयर करना। क्या कह रहा है अमेरिका? पहले सीज फायर डिक्लेयर कर दो, बातचीत करेंगे आपका भी और इनका भी, कहीं ना कहीं वाया मीडिया। क्योंकि वाया मीडिया इसलिए विवेक, दोनों की जो पोजीशन है वो एक्सट्रीम है। इतना आसान तो होगा नहीं, इतना आसान होता तो ये लड़ाई शुरू नहीं होती। ये जो बात बार बार आ रही है, ये डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहा है कि भाई ये मैं होता तो लड़ाई शुरू नहीं होती। लड़ाई होने का एक ही तो रीजन था, अगर वो ये दे देते कि नेटो में ज्वाइन नहीं करेगा यूक्रेन तो ये शायद लड़ाई नहीं होती। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि रूस ने अच्छा काम किया यूक्रेन पे हमला करके, बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया। मगर अब जब ये हो चुका है, अब ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को रुकाना तो पड़ेगा। अगर मान लो, मैं एक और बताऊं विवेक, मान लो अमेरिका इससे बाहर निकल जाता है, यूरोपियन अकेले इसको मदद करेंगे, इतनी उनके पास काबिलियत तो क्षमता नहीं है कि इस लड़ाई को लंबा। आप कहेंगे रूस की भी तो हालात खराब है। प्रॉब्लम क्या हुई, रूस का हमने भी सोचा था, मगर रूस की इकोनॉमी तो बेटर होगी, रूबल जो है डॉलर के मुकाबले में स्ट्रांग हो गया, उसके आर्मामेंट इंडस्ट्री बेटर कर रही है, उसका ऑयल और गैस भारत और चीन खरीद रहा है। यूक्रेन अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। यूरोप भी कह रहा है कि यूक्रेन की इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी बहुत जरूरी है। अगर अमेरिका उन इलाकों को वापस नहीं दिला सकता है तो जेलेंस्की की शर्त ही पूरी नहीं होगी कि आप हमारी सोवरेनिटी की रक्षा करें, आप हमारी इंटेग्रिटी की रक्षा करें। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संजीव जी से आंसर लेते हैं, फिर मैं दत्ता साहब आपके पास। एक विवेक पर 2 लाइन खत्म कर देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक्सट्रीम पोजीशन रूस की और यूक्रेन की है। इन दोनों पोजीशन पे अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर पीस नहीं, आप बीच में आना पड़ेगा। आपको कॉम्प्रोमाइज दोनों ने करना है। रूस अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और यूक्रेन ही कॉम्प्रोमाइज करेगा, ऐसा नहीं जी, ठीक है। ये लड़ाई का सॉल्यूशन निकलेगा कुछ गिव एंड टेक करके। रूस संजीव जी है कुछ देगा, यूक्रेन कुछ देगा, तब कोई डील निकलेगी। ये गिव एंड टेक जो है, कॉम्प्रोमाइज का फार्मूला निकालना ही होगा। और जो डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति जेलेंस्की उनके बीच में जो मीटिंग हुई, उसमें ये बहुत स्पष्ट था कि जेलेंस्की की जो पोजीशन है वो अभी भी उसी तरीके की है जिसने जैसे कि पिछले 3 वर्षों में वो बनाए हुए थे। और वो राष्ट्रपति पुतिन को टेररिस्ट कहा, एग्रेसर कहा, तमाम बातें कही। और जाहिर है कि एक लंबा युद्ध लड़ा, उसमें बहुत सारे लॉसेस हुए, कटुता और एक अंदर जो नफरत की जो भावना है वो स्पष्ट रूप से दिखी। लेकिन अब जेलेंस्की को अपने इस अप्रोच में बदलाव लाना होगा और जेलेंस्की को भी इस बात को समझना होगा कि ये जो युद्ध अगर वो 3 वर्षों तक लड़ पाया है यूक्रेन, तो वो अमेरिका और नेटो के सहयोग से ही लड़ पाया है। और यदि आज अमेरिका अपने आप को विड्रॉ कर लेता है तो नेटो और जो यूरोपीय राष्ट्र हैं, जो 17-18 राष्ट्र अभी इकट्ठा हुए थे, वो क्या उस तरीके का सपोर्ट उसे दे पाएंगे जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे रहा था? क्या यूक्रेन उस तरीके का युद्ध बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर सकता है यूरोप की अपनी ताकत के बल पर, जैसा कि वो यूएस के सपोर्ट के और पूरे नेटो का जो सशक्त अलायंस के सपोर्ट से आगे बढ़ रहा था? जाहिर है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को
अब एक कंप्रोमाइज फार्मूले को के लिए बढ़ना होगा। और एक अमेरिका का तर्क यही है कि सबसे पहले आप सीज फायर के लिए तैयार होइए, और एक सीज फायर जो की स्थिति बनेगी उसके बाद नेगोशिएट करेंगे, बातचीत करेंगे, एक विन विन सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जेलेंस्की तो सीज फायर के लिए भी तैयार नहीं है, और उसी बात पर राष्ट्रपति ट्रंप जो है, जाहिर है कि उन्होंने नाराजगी व्यक्त की कि आप सीज फायर की भी बात नहीं करना चाहते, तो फिर किस तरीके का फार्मूला, किस तरीके का सोल्यूशन मैं निकाल पाऊंगा। तो ये अमेरिका के जो पॉइंट ऑफ व्यू को जेलेंस्की को समझना होगा, यूरोप को भी समझना होगा कि एक कंप्रोमाइज फार्मूला निकालने के लिए नेगोशिएटिंग टेबल पर सभी को बैठना होगा, एक कंडीशन बनानी होगी। सीज फायर भी, संजीव जी, सीज फायर भी, चलिए मैं मान लेता हूं, सीज फायर की बात मान लेता हूं, लेकिन जो पोजीशन आर्मी की है तो वही रहेगी, रशिया जहां है वहीं बैठा रहेगा, तो फिर जेलेंस्की की बात पूरी कहां हुई? जेलेंस्की तो कह रहे हैं कि आप हमारा इलाका खाली कर दो तो हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। अगर रशिया सेना वापस लेता है तो फिर सीज फायर की बात की जा सकती है, लेकिन रशिया तो कह रहा है कि हम जहां हैं वहीं रहेंगे हम, और हमने जो इलाका ले लिया वो हमारा है। अब देखिए, ये जो इलाका लेने की जो प्रक्रिया है वो 2014 से शुरू हो चुकी थी। क्रीमिया को तो रशिया ने 2014 में ही ले लिया था, और अभी जो युद्ध शुरू हुआ उसके बाद 4 अन्य जो प्रोविंसेस ले लिए, और जाहिर है कि जो नेटो में यूक्रेन को न जाने देने की जो रशिया का जो संकल्प है उस पर अभी भी वो कायम है। तो ऐसे में एक जो कंप्रोमाइज फार्मूले के तहत उस तरीके का जो सेम जो कंडीशन, जो सेम स्टेटस को है, यदि यूक्रेन पाने की कोशिश करेगा कि प्री 2014 वाली सिचुएशन में अगर जाने की वो बात करेगा, तो जाहिर है कि ये कंप्रोमाइज फार्मूला नहीं निकल सकता इस पे, और कुछ गिव एंड टेक करना ही होगा। जो एग्जिस्टिंग रियलिटीज है, आज के समय की जो रियलिटीज है, उसको ध्यान में रखते हुए यूक्रेन को अपनी पोजीशन में कुछ कंप्रोमाइज की स्थिति लानी होगी, और तभी जाकर के ये कोई सोल्यूशन निकल सकता है। और ये 3 वर्षों का युद्ध चला है, रशिया ने भी लाखों की संख्या में अपने सैनिक गंवाए हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स गंवाए हैं, और यूक्रेन भी जाहिर है कि तबाह बर्बाद हुआ है, सभी ने इसमें लॉसेस उठाए हैं। तो ऐसे में जो कंप्रोमाइज फार्मूला होगा वो ऐसा हो नहीं सकता कि आप 2014 वाली स्थिति में ला के रख दीजिए तभी हम कुछ बात करेंगे, तभी हम कोई सीज फायर करेंगे। तो ये जो एक्सट्रीम पोजीशंस है, शिवाज साहब से मैं बिल्कुल सहमत, ये एक्सट्रीम पोजीशन से हटना होगा, और रशिया को भी हटना होगा, रशिया को भी सिक्योरिटी गारंटी सर, एक्सट्रीम पोजीशन से हटना ही होता तो 3 साल तक जंग क्यों लड़ते? नहीं, ये देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी युद्ध होता है वो अंतहीन नहीं हो सकता, एंडलेस वॉर पे कोई नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी महाशक्तियां हो, युद्ध को एक दिन रुकना ही होगा। और युद्ध को रोकने के लिए आपको एक कंप्रोमाइज विन विन सिचुएशन तैयार करनी होगी जिसमें सभी संतुष्ट हो। सभी जाहिर है कि 100% तो संतुष्ट हो नहीं सकते, आपको कुछ त्यागना होगा, कुछ पाना होगा। रशिया क्यों त्यागेगा सर? फिर तो वो हो जाएगा कि यूक्रेन के सामने रशिया ने हथियार डाल दिए, रशिया हार गया। अगर रशिया के अंदर इस तरीके का अप्रोच रहता है, पुतिन के अंदर है, बेशक है, पुतिन कभी नहीं मानेंगे, तो फिर ये डील नहीं हो सकती। बहुत मैं सिंपल कहना चाहता हूं, सिंपली मैं कहना चाहता हूं, रशिया भी अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर रहेगा तो फिर अमेरिका इस बीच क्या कर रहा है सर? व्हाट इज द रोल ऑफ अमेरिका? देखिए, एंड डोनाल्ड ट्रंप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं इसको कहता हूं एक ग्रेट आइडिया है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रोच बहुत एक्सट्रीम अप्रोच था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से बिल्कुल उनका एक बैर भाव था, और एक दूसरे से वो बातचीत भी नहीं करते थे, कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति पुतिन से बात करते हैं, उनके आपस में एंगेजमेंट्स हैं, और ये अच्छा आइडिया है, विश्व शांति के लिए भी अच्छा है, रशिया के लिए भी अच्छा है, यूक्रेन के लिए भी अच्छा है। नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले जो चर्चा चल रही थी कि भाई क्या रशिया अमेरिका को कभी इस बात के लिए, सोवियत संघ के विघटन के लिए माफ कर पाएगा? नहीं कर पाए। क्या वहां के लोग इस चीज को भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे। तो ये जो थ्योरी बताई जा रही है, मैं भी इससे बहुत सहमत नहीं हूं कि रशिया और अमेरिका में दोस्ती हो जाएगी और ये दोनों बड़े अच्छे फ्रेंड्स हो जाएंगे और यूक्रेन का वॉर रुक जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कोई भी फैसला ले रहे हैं वो डॉलर के चश्मे से ले रहे हैं। 2, 4, 10 हजार, 50 हजार, 1-2 बिलियन डॉलर का खेल हो जाए, बस ये बढ़िया है। नहीं, मैं ऐसा, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप यदि कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिसमें क्योंकि डॉलर्स के आधार पे अगर लेंगे तो सारे फैसले लिए। अब आप गोल्ड कार्ड वीजा वाला ले लीजिए, 44 करोड़ में मिलेगा, पहले 9 करोड़ में मिलता था। कोई गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। कौन सा ऐसा फैसला पिछले 38 दिन में नहीं है जो डॉलर को ध्यान में रखकर नहीं किया गया हो? ब्रिक्स को सिर्फ इसलिए गाली दी डोनाल्ड ट्रंप ने क्योंकि ब्रिक्स अपनी करेंसी चलाना चाहता था जिसमें इंडिया भी शामिल था। वो कह रहे थे डॉलर को चुनौती देने वाली किसी भी करेंसी को खत्म कर दूंगा मैं।
तो ये अग्रेसिव अप्रोच है सर। मेरा इसमें ये मानना विवेक और जी आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, फिर दत्ता सर कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इसमें ये स्पष्ट रूप से देखता हूं कि वे ट्रांजैक्शनल व्यक्ति हैं, जीवन भर उन्होंने डील्स की हैं, बिजनेस वर्ल्ड में रहे हैं, राष्ट्रपति बनने से पहले कोई राजनीतिक पद पे नहीं रहे, तो ऐसे में उनका जो एक बिजनेस माइंडेड अप्रोच है वो तो दिखाई देता है। लेकिन सर कूटनीति बिजनेस मॉडल से नहीं चल सकती ना संजीव जी, आप तो बेहतर समझेंगे इस बात को। हाँ, एक बात मुझे कंप्लीट कर लेने दे प्लीज। देखिए ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप का अप्रोच भले से ट्रांजैक्शनल हो सकता है, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक इस तरीके के अप्रोच पे आगे नहीं बढ़ सकते। मैं ये कह रहा हूं, अमेरिका का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उनकी आलोचना पे उतर आएगा। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी नीतियों में करेक्शंस लाने होंगे और एक स्टेट्समैन की तरह से बिहेव करना होगा, एक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, बहुत लंबे दिनों तक ये रवैया नहीं चल सकता। वीके दत्ता सर है अभी हम ये पूरे प्रेजेंट मुद्दे को अगर थोड़ा साइड में रख दें, ये जंग शुरू क्यों हुई, रशिया की क्या डिमांड थी यूक्रेन से, हम उससे थोड़ा अलग हो रहे हैं। रशिया ने जो भी कार्रवाई यूक्रेन ने करी, रशियन स्पीकिंग पीपल के ऊपर इन्होंने ज्यादतियां करी, डोनबास लुहांस्क के ऊपर इन्होंने जो अज़ोव बटालियन जो नाजीज्म चला रहे थे वहां पे लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उसके बाद रशिया वार्निंग देता रहा यूक्रेन को, ये मत करो मत करो मत करो, और वो बहुत दिनों तक उन्होंने सपोर्ट किया डोनबास लुहांस्क को, एक तरह से एक इनडायरेक्ट वॉर। और जब वो यूक्रेन नहीं माना तो 3 शर्तें रखी थी पुतिन ने यूक्रेन के सामने। आप नेटो नहीं ज्वाइन करेंगे, क्रीमिया को आप भूल जाएं, डोनबास लुहांस्क को आप आजादी दे दें, और ये नहीं बोल रहा था रशिया में मिल जाएंगे, आजादी दे दें उनको, लिबरेट देम, ठीक है, और मैं आपके ऊपर कोई हमला नहीं करूंगा। लेकिन यूक्रेन को लोगों ने उकसाया, अमेरिका ने उकसाया, भिड़ जा बेटा तू, हम तेरे पीछे खड़े हैं, और उसको बढ़वा दिया। बढ़ाने के बाद जो सिचुएशन अभी पैदा हुई 3 साल के अंदर, हम सब ने देखा है, यूक्रेन की तबाही हो गई। एक इतना खूबसूरत मुल्क उसके खंडर बन गए, उसके वहां पे उनकी आबादी आदि पलायन कर गई, उनके फौजी मारे गए, उनके पास भर्ती करने को अभी जवान नहीं है कोई। तो रूस जो है, जो मर्जी आप बात करें, जो 3 मुद्दे थे उसके, क्रीमिया को भूल जाओ, जो डोनबास लुहांस्क को आप आजाद कर दें, वो उसने उसको कैप्चर कर लिया, वो उसको वापस नहीं करेगा, चाहे उनको आजादी दे दे, चाहे रूस के अंदर शामिल करके रखे, वो ऑलरेडी कर चुका है वो। अभी रही बात की यूक्रेन की, मेरी सर्वभौमता, मेरा इंटेग्रिटी, मेरी वो कुछ नहीं होने वाला है। अभी अगर मैं आपको उदाहरण दूं, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया 38 पैरेलल रुक गया, क्या हो गया, इट वाज स्टॉप वेयर एवर दे वर, ना वो आगे बढ़ रहा ना पीछे बढ़ गया, डीमिलिटराइज जोन बन गया। हो सकता आगे चल के यूक्रेन रशिया का भी यही हाल होगा कि अगर तुमने नेगोशिएट नहीं करना, एक लाइन बन जाएगी, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। तो अभी यूक्रेन को सोचना पड़ेगा, यूरोप को सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर में उनके हित में क्या है। क्या वो इस जंग के चक्कर में 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू कराना चाहते हैं? क्या वो एक न्यूक्लियर ट्रिगर की तरफ धक्का देना चाहते हैं? अगर वो ऐसी बात हुई तो इन सब की तबाही हो जाएगी। और ये बात ट्रंप को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर आज के दिन में एक न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है तो इट विल बी अ म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ना रूस रहेगा, ना अमेरिका रहेगा, ना यूरोप रहेगा, तो तबाही हो जाएगी पूरी तरह से। और बाद में फायदा किसको हो जाएगा? चाइना को और जो और कोई मुल्क है। तो ये चीज जो मैडनेस को रोकने के लिए ट्रंप ने इनिशिएटिव लिया है, उसने बोल दिया उसको, यू आर इन नो पोजीशन टू नेगोशिएट, यू डोंट हैव द कार्ड्स, डोंट प्ले द कार्ड्स विद मी। तेरे पास कोई कार्ड नहीं है। बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक बात करी ना उसके साथ। उसने बोला प्लीज अंडरस्टैंड द रियलिटी। तो रियलिटी वो है, अभी मोदी साहब कहते हैं साहब जंग के मैदान में कोई फैसला नहीं होता, नेगोशिएट करिए आप। तो चलो सीज फायर करो, नेगोशिएट करो, हो सकता है आगे कोई इसका समाधान निकला है। लेकिन अगर आप बोलेंगे हम सीज फायर नहीं करेंगे, जंगबंदी नहीं होगी, हम लड़ते रहेंगे, तो मर जाओ। तो अगर आप मरना ही चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है, आपका डिसीजन है, यूरोप का डिसीजन है, यूक्रेन का डिसीजन है। अमेरिका आपको एक वार्निंग दे रहा है कि आप सुधर जाएं, आप इसके ऊपर जंगबंदी कर लें, नेगोशिएट करें। अमेरिका, दत्ता सर, अमेरिका वार्निंग तो दे रहा है, लेकिन अमेरिका ये डील कराएगा कैसे सर? रशिया और यूक्रेन के बीच डील होगी कैसे, और अमेरिका कैसे कराएगा? एक आज के दिन भी अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां जो हैं, उन्होंने ऑलरेडी यूक्रेन का बहुत सारे इलाकों के ऊपर इंडायरेक्ट कब्जा कर चुके हैं। वो उनको एक डील की भी जरूरत नहीं है। जितना पैसा दिया गया है यूक्रेन को, कहां से वापस करेगा वो? एक एड होती है, एक लोन होता है। अभी यूरोप क्या दे रहा है? लोन। आप ये लोन लीजिए, 5,000 आप हमसे मिसाइल खरीद लीजिए,
और वो लोन कहां से दे रहे हैं? उस फंड में से दे रहे हैं जो इन्होंने रशिया का फंड कब्जा करके रखा हुआ है। ये जो G7 की कंट्रीज हैं, वो रशिया वो भी वापस ले गए इन लोगों से। तो ये इतना आसान काम नहीं है कि हम बड़े अफलातून बन गए। यूरोप के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अकेला भिड़ जाएगा रूस के साथ। इनको अपना लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है, मर्टन जेफ, आपने सुना होगा, अगर आप किसी आदमी को तोड़ना होता है, एक आदमी उसको थप्पड़ मारता है और दूसरा कहता है नहीं बेटा तू उसे थप्पड़ मार दिया, तू मेरे से बात कर, मैं बताता हूँ। हो सकता है कि जो अभी यूरोप कर रहा है वो मर्टन जेफ का गेम खेल रहा है। हो सकता है प्लान्ड गेम हो कि जेलेंस्की को उसने मारा, इन्होंने फुसकारा, उसके बाद में एक प्लान लेके जाएंगे अमेरिका के पास, साहब हमने ये प्लान बनाया है, आप इसको अप्रूव कर दीजिए। ये समय बताएगा, लेकिन मेरा मानना है कि कोई ऐसा बड़ा कार्रवाई नहीं होने वाला। ना नेटो टूटेगा, ना अमेरिका छोड़ेगा, लेकिन प्रेशर जरूर बढ़ाया जा रहा है जेलेंस्की के ऊपर टू कम ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। और जो डिमांड कर रहा है अमेरिका, वो जो उसको चाहिए वो लेगा ही लेगा। ऐसे नहीं लेगा तो वैसे लेगा, ऑलरेडी ले चुका है वो। तो आगे चल के अब लेट्स वेट एंड सी। समय बड़ा बलवान है, अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ओवर टू यू। जी शिवाज सर कुछ कहना चाह रहे हैं? शिवाज सर, अगर इतना ही टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की थी तो 2014 में क्रीमिया ले लिया रूस ने। क्यों नहीं उस समय कोई रिवोल्ट हुआ? क्यों नहीं यूरोप उस समय जागा? क्यों नहीं अमेरिका उस समय जागा? 2022 तक कुछ नहीं हुआ। तो सच्चाई ये है, कहीं ना कहीं ये एक लूज रोप भी दिया रूस को, इसमें कोई शक नहीं। ये नहीं कह सकते कि क्रीमिया वैसे हरदम पार्ट था रूस का, जब सोवियत यूनियन का हिस्सा भी था। मगर सच्चाई ये है कि विवेक, अगर हम गिव एंड टेक नहीं करेंगे इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इसको पहले सीज फायर करो, एक बार सीज फायर होता फिर बातचीत करेंगे। जो रूस चाहता है वो भी नहीं होगा, जो यूक्रेन चाहता है वो भी नहीं होगा, कहीं बीच में कॉम्प्रोमाइज होगा। अगर बीच में मानेंगे नहीं तो फिर तो ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और मुझे लगता है यही इसका कोई सोल्यूशन है। पहले आप शांति से सीज फायर कर लो, उसके बाद हो सकता है। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजीव जी जल्दी से। बफर जोन बने, क्या हो सकता है कि उसके अंदर फौज लगे कि मैं बिल्कुल हमारे जो डिस्टिंग्विश पैनलिस्ट हैं, शिवाज साहब ने अभी जस्ट कहा, और ये फार्मूला निकलेगा विवेक जी, ये फार्मूला विन विन फार्मूला निकलेगा। यूरोप भी साथ में आएगा, नेटो नहीं टूटने जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने की बात कर रहे हैं, तो नेटो को कैसे तोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। और अमेरिका की जो ग्लोबल हेजेमोनी है, उसके ऊपर अगर वो धक्का लगने का जो अगर कोई कार्य, अपने पैर पे इतनी बड़ी कुल्हाड़ी मारने का कार्य डोनाल्ड ट्रंप नहीं करने वाले। वो बड़े ही जो है सारी स्थितियों को जानने समझने वाले व्यक्ति हैं। पॉस्चरिंग अवश्य करते हैं, अपने ट्रांजैक्शनल अप्रोच को जरूर दिखाते हैं। स्टेटस को पहले वो डिस्टर्ब करके और फिर एक नए तरीके से नेगोशिएट करते हैं। तो वो उनका कार्य करने का तरीका है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अमेरिका अपनी ग्लोबल लीडरशिप को कमजोर दिखाएगा। डोनाल्ड ट्रंप तो पीस थ्रू स्ट्रेंथ की बातें करते हैं, वो जो शक्ति के साथ शांति लाने की बात करते हैं। तो ऐसे में अपनी शक्ति को वो क्यों कम करेंगे नेटो को तोड़ करके? तो मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका कहीं से भी नेटो को कमजोर करने जा रहा है। ये सभी साथ में आने जा रहे हैं। मेरा मानना है अभी आने वाले कुछ दिनों में हम इस तरह की स्थितियों को देखेंगे कि ये सभी साथ में आएंगे, एक पीस फार्मूला लेकर के आएंगे। चलिए देखते हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के अगले ऐलान का इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात होता है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत सोच समझ के इन फैसलों को कर रहे हैं, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट अमेरिका पर क्या होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।